भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर लद्दाख से बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल ने ड्रैगन को चेताते हुए कहा कि भारत में अब साल 1962 जैसी सरकार नहीं है। अब अक्साई चीन को वापस लेने का वक्त आ गया है, जो चीनी सेना ने 62 के जंग के दौरान कब्जा कर लिया था। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उसी लाइन का इस्तेमाल किया जो उन्होंने साल 2016 में उरी हमले के बाद और उसके जवाब में की गई कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक से इस्तेमाल की थी। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बीजेपी सांसद ने पत्रकारों से कहा कि लद्दाख वासी इस समय देश और सेना के साथ हैं। जो भी फैसला सरकार करेगी हम उसका साथ देंगे। हम इस समस्या का हल चाहते हैं। न सिर्फ लद्दाख के लोग बल्कि पूरा देश इस समस्या का एक बारगी हल चाहता है। नामग्याल ने कहा कि हम बार बार देश के जवानों को गंवाना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पर आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो और यही वजह है कि हम एक बार में इस विवाद का हल करना चाहते हैं। 1962 में भारत को एक बार नहीं बल्कि 100 बार धोखा दिया गया। उन्होंने युद्ध के दौरान तब हमारी 37,244 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प ली, जिसे आज अक्साई चीन कहा जाता है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस को किनारे रखकर चलना चाहते थे, इसलिए जब कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया तब भी वे बातचीत को तैयार नहीं थे। सामना में संजय राउत ने लिखा था कि जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तब सीएम कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन जब खतरा बड़ा दिखने लगा तब उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बात करने को मजबूर हो गए। अब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेसी नेताओं की ओर से बीते कुछ दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। गुरुवार की दोपहर कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट और अशोक चौहान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बंगले मातोश्री पर पहुंचे। बैठक में शिवसेना की ओर से सांसद संजय राउत और अनिल देसाई भी मौजूद थे। तीनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में किसने क्या कहा और बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक के दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने नरम रुख अपनाया। बैठक के बाद थोराट ने कहा कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर आमने सामने से ही चर्चा हो सकती है। ऐसे विषयों पर चर्चा हुई। हमारे कुछ प्रशासन से जुड़े मुद्दे थे जिन पर उनकी राय जानना जरूरी था। बीते कई दिनों से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ये बैठक टलती आ रही थी। दरअसल पिछले चंद दिनों में कांग्रेस और शिवसेना के बीच जिस तरह की कटुता नजर आ रही है, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहमियत रखती है। राहुल गांधी से लेकर अशोक चौहान और बालासाहेब थोराट जैसे कांग्रेसी नेताओं ने हाल के वक्त में ऐसे बयान दिए जिनसे ये पता चलता है कि कांग्रेस महसूस कर रही थी कि ठाकरे सरकार में उसे तवज्जो नहीं मिल रही है। अहम फैसले लिए जाते वक्त कांग्रेस को तरजीह नहीं दी जाती थी। अशोक चौहान का आरोप था कि सरकार अफसरशाही के दबाव में चल रही है और सरकारी अफसर सरकार के घटक दलों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार हो रहे शाब्दिक हमलों पर आखिरकार शिवसेना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला कर दिया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक पुरानी खटिया की तरह जो चर चर की आवाज करती है। शिवसेना के मुताबिक कांग्रेस को विधानसभा में उसकी सीटों के अनुपात के मुताबिक पहले ही सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिल चुकी है। 6 महीने पहले ठाकरे सरकार के बनने के बाद ये पहली बार था जब शिवसेना ने इतना तीखा हमला कांग्रेस पर किया। बता दें कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार कांग्रेस के समर्थन पर टिकी है। राज्य विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 विधायकों का है। शिवसेना के पास अपने 56 विधायक हैं, एनसीपी के 54, जबकि कांग्रेस के 44 विधायक हैं। तीनों पार्टियों की इस सरकार में अगर कांग्रेस अपना समर्थन खींच लेती है तो सरकार गिर जाएगी। बहरहाल माना ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में शिवसेना और कांग्रेस के बीच बैठकों का दौर चलता रहेगा। पूरे देश में चीन के खिलाफ जो गुस्सा भड़का है और चीनी सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, उससे चीन बेहद परेशान हो गया है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी सभी चाइनीज सामानों पर बैन लगाए जाने का समर्थन किया तो ड्रैगन बेचैन हो उठा। हरभजन सिंह की ये बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स को पसंद नहीं आई। उसे ये बात काफी बुरी लगी कि आखिर क्यों कोई भारतीय सेलिब्रिटी चीन के सामान के बहिष्कार की बात कर रहा है। हरभजन के इस बयान पर अखबार के संपादक हु शीजिन ने ट्वीट किया और कहा कि चीन उस दौर से काफी आगे निकल आया है जिसमें सेलिब्रिटीज विदेशी सामान के बहिष्कार की बात करते हैं। ये प्रभावी व्यक्ति भारत के सबसे मशहूर स्पोर्ट्स स्टार में गिने जाते हैं और यहाँ ये महान भारतीय संस्कृति की नकारात्मक और पिछड़ी छवि पेश कर रहा है।
हरभजन सिंह ने फिर से एक बार ट्वीट किया और इस बार उन्होंने हिंदी में लिखा कि शरीर एवं राष्ट्र दोनों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है, चीनी बंद। शरीर के लिए देसी गुड़ और राष्ट्र के लिए देसी गुड्स। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल नेटवर्क के लिए चीनी कंपनीज को दिया गया ठेका रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपने 4G अपग्रेडेशन के लिए चीनी उत्पादों का इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन पहले से ही चीनी सामानों के आयात के खिलाफ कमर कस चुका है। भारत सरकार भी अब कई सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि चीन को गहरी और बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा के सितारे गर्दिश में जाने वाले हैं। वजह मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनकी राज्यसभा में एंट्री होनी तय है। राज्यसभा चुनावों के बाद सदन में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले आधी सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी की संख्या 86 हो गई है तो कांग्रेस 43। दूसरी बात ये कि अगले साल खड़गे विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद की जगह ले लेंगे। आजाद का राज्यसभा में मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2021 में समाप्त हो रहा है और 2020-21 के दौरान उनका इस सदन में लौट पाना संभव नहीं दिखता। जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग हो चुकी है और यूपी और उत्तराखंड में संख्या बल के आधार पर कांग्रेस कोई राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इन दो राज्यों में 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव इस वर्ष नवंबर में होने हैं। कांग्रेस नेतृत्व राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा को नेता विपक्ष बनाने का इच्छुक नहीं है। इस पृष्ठभूमि में ही खड़गे को राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। कांग्रेस कर्नाटक के द्विवार्षिक चुनाव बिना परेशानी के संपन्न करवाने के लिए कितनी अधिक उत्सुक थी, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि उसने दूसरी सीट के लिए अपने अतिरिक्त 17 वोट नाराज हो चुके राजनीतिक साथी HD देवेगौड़ा को देने का फैसला किया। इस फैसले से आनंद शर्मा बेहद नाराज हैं। अपनी नाराजगी वे सोनिया गांधी के सामने जाहिर कर चुके हैं, लेकिन कोई बात बनी नहीं। माना जा रहा है कि कांग्रेस का ये अंदरूनी झगड़ा आगे और तेज होगा। चीन विवाद को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला तो लद्दाख से बीजेपी सांसद जमयांग शेरिंग नामग्याल ने राहुल गांधी को लपेटे में लिया और उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया। राहुल ने कहा कि चीन का हमला पहले से प्लान था, लेकिन हमारी सरकार सोती रही। अपने जीवन का 50वां साल पूरा कर चुके राहुल गांधी को लगता है कि चीन मामले पर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करके वे अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधार लेंगे और सियासत में आने का उनका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जनभावना राहुल गांधी की इन हरकतों के साथ नहीं है। नतीजतन माना जा रहा है कि ऐसा करके वे अपनी छवि और खराब कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह चीन के साथ हुई झड़प के मामले में ट्वीट किया और 3 बिंदुओं को उठाया। राहुल ने लिखा कि अब ये साफ हो गया है कि चीन ने जो गलवान घाटी में हमला किया वो पहले से प्लान किया हुआ था। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही। राहुल गांधी ने इसके अलावा लिखा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी ट्वीट की जिसमें रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक का बयान शामिल है। श्रीपद नाइक ने माना है कि चीन के द्वारा किया गया हमला पहले से ही प्लान किया हुआ था। भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। चीन ने अब तक अपनी ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बारे में बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, अगर उकसाया गया तो करारा जवाब भी देगा। पीएम ने कहा कि भारत के जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी संतुष्ट नहीं हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए सरकार से सवाल किया कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों को किसने निहत्था भेजा। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने तथ्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये गलत बात न फैलाई जाए कि हमारे सैनिक निहत्थे थे। दोनों के बीच पूर्व में हुए समझौतों के तहत ही वहां फायरिंग नहीं हुई। राहुल गांधी के इस आरोप की इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि इस समय ये सवाल उठाने से किसी का फायदा होने वाला नहीं, खास तौर पर सर्वदलीय बैठक से पहले।
हालांकि इससे पहले राहुल गांधी चीन के मसले पर भारत सरकार को अपना समर्थन देने की बात भी कह चुके हैं। समर्थन और फिर अचानक विरोध को लेकर राहुल गांधी से ही सवाल पूछे जाने लगे हैं। ट्विटर पर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। सवाल इसलिए कि अमूमन राहुल गांधी चीन को लेकर अलग रुख रखते हैं। जब डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे के सैनिकों की सेहत का अंदाजा लगा रही थी, तो राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलकर राजनीतिक हड़कंप मचा रहे थे। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी पर चीन के साथ गुपचुप बातचीत करके भारत पक्ष कमजोर करने का आरोप भी लगाया था। फिर पिछले साल के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहां वो चीन के कई अधिकारियों से मिले, उसमें से कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वरिष्ठ नेता भी थे। ऐसे में राहुल के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कथित संबंधों को लेकर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और 2008 का वाकया याद दिलाया कि भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी यूपीए गठबंधन में, जिसे लेफ्ट फ्रंट बाहर से समर्थन दे रहा था। उधर चीन में ओलंपिक गेम्स की तैयारी चल रही थी। चीन ने आधिकारिक तौर पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया था। मनमोहन सिंह गए तो नहीं, उनकी जगह तब के खेल मंत्री MS गिल शामिल हुए और VIP गैलरी में जॉर्ज बुश, हु जिनताओ समेत तमाम विश्व के नेताओं के साथ बैठक कर समारोह का मजा लिया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी चीनी सरकार की खास मेहमान दीर्घा में बैठी थीं। चीन के दौरे पर सोनिया गांधी के साथ तब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चे भी गए थे। ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन से एक दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। सोनिया गांधी और तब के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी समझौते के गवाह थे। राहुल के दस्तखत किए जाने से पहले उन्होंने और सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग मीटिंग भी की थी। ये समझौता उस वक्त हुआ जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज कांग्रेस सरकार से नाराज चल रही थी। अमेरिका से परमाणु करार को लेकर दोनों में अनबन थी, लेकिन शी जिनपिंग और सोनिया गांधी ने इस समझौते को सहमति देकर एक नया रास्ता खोलने की उम्मीद जताई थी। साल 2008 में ही शी को हु के बाद चीन के राष्ट्रपति का सबसे मजबूत दावेदार समझा जाने लगा था। कांग्रेस के लिए ये कोई अनोखा समझौता नहीं था। नेल्सन मंडेला के अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस का समझौता था। वे दोनों पार्टियां गांधीवादी विचारधारा की राजनीति की बात करती हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना गांधी के उलट माओ के हिंसक क्रांतिकारी आंदोलन से उपजी है। कांग्रेस और अफ्रीकी कांग्रेस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की पार्टियां हैं, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप वाली सत्ता में। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत चीन विवाद के बीच में कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे की दोहरी नीति अब खुलकर देश के सामने आ गई है। एक तरफ वे चीन की कंपनीज के साथ $1 अरब का करार करते हैं और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि केंद्र सरकार चीन से होने वाले आयात पर नीति बनाए। उद्धव ठाकरे की इस दोगली चाल पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बड़ा हमला किया। मनीष तिवारी ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे इस करार को रद्द करने को कहा। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री साहब, इस करार को जल्द से जल्द रद्द कर देना चाहिए। हम उन लोगों के साथ संबंध नहीं रखते जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस सरकार में हिस्सेदार है और इन दिनों दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल बीते दिनों चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक करार हुआ। ये करार करीब $1 बिलियन का है। ऐसे में अब इसका विरोध किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में बीते दिनों चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर उतरकर शी जिनपिंग का पुतला फूंका जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के चीन की कंपनी से किए गए करार को लेकर सवाल होंगे और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।